तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स MRFA मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत अपने बेड़े के लिए 114 फाइटर एयरक्राफ्ट चाहता है। हालांकि दोस्तों ये कोई नया रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि लंबे समय से इसे लेके प्रयास चलाया जा रहा है, लेकिन इनमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। पर दोस्तों इसके बावजूद मीडिया रिपोर्टों को अगर देखा जाए तो मीडिया रिपोर्टों में लगातार इस टेंडर में राफेल एयरक्राफ्टों के संभावनाओं का बात कहा जाता है और ऐसे कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस टेंडर में जितने एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के सामने ऑफर हुआ है उनमें सबसे पसंदीदा एयरक्राफ्ट राफेल ही है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसे लेकर अब तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है, पर पिछले टेंडर में जिस तरीके से डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों ने जीत हासिल किया था और जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 36 एयरक्राफ्टों को शामिल करवाया गया, उसे देखते हुए ही लग रहा है कि शायद इस टेंडर में भी राफेल एयरक्राफ्टों को ही बढ़ोतरी मिले। पर दोस्तों अब ऐसे मीडिया रिपोर्टों में तब्दीली आ रहा है और नए रिपोर्ट के मुताबिक डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को MRFA टेंडर में बड़ा झटका मिलने वाला है और ये झटका देने का तैयारी कर रहा है यूरोपियन कंसोर्शियम, जो कि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों का निर्माण करता है और भारत के सामने टेंडर के अंतर्गत यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के इस टेंडर को देखते हुए यूरोपियन कंसोर्शियम की तरफ से अपने स्ट्रेटेजी को बदला गया ताकि राफेल एयरक्राफ्टों को पछाड़ते हुए यूरोफाइटर टाइफून इंडियन एयरफोर्स के लिए पहली पसंद बने। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस साल के अंत से पहले MRFA टेंडर को लेके एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाना है और ये डिसीजन कुछ और नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जल्द ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने एयरक्राफ्टों के एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को जारी करने को लेके प्रस्ताव रखा जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि इससे इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट भी फाइनल हो जाएगा और एयरक्राफ्टों के जो बजट क्लियरेंस है उसके तरफ इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक कदम आगे बढ़ा सकेगा। अब दोस्तों ये जो MRFA टेंडर है ये असल में कुछ और नहीं बल्कि पिछले बार जारी किया गया MMRCA मतलब मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्टों के टेंडर का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। पिछले बार टेंडर के अंतर्गत जिन एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव इंडियन एयरफोर्स के सामने रखा गया था उन सभी एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव भी इस टेंडर के अंतर्गत रखा गया है और इसमें 2 एयरक्राफ्टों का ही एडिशन हुआ है। पिछले बार टेंडर में 6 एयरक्राफ्ट मतलब डसॉल्ट एविएशन के राफेल, यूरोपियन कंसोर्शियम के यूरोफाइटर टाइफून, बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3, लॉकहीड मार्टिन के F-16 ब्लॉक 70, साफ कंपनी के JS-39 ग्राइफिन E और मिकोयान कॉर्पोरेशन के MiG-35 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल था। और इस बार 2 एयरक्राफ्टों का एडिशन किया गया है, जिनमें एक है बोइंग कंपनी के F-15EX एयरक्राफ्ट जबकि दूसरा है सुखोई कॉर्पोरेशन के सुखोई Su-35। हालांकि दोस्तों लॉकहीड मार्टिन की तरफ से पिछले बार जो F-16 ब्लॉक 72 एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव किया गया था उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करते हुए इन एयरक्राफ्टों का नाम अब F-21 रख दिया गया है। और दोस्तों पिछले बार के टेंडर में जिस तरीके से सभी एयरक्राफ्टों को हराते हुए राफेल एयरक्राफ्टों ने जीत हासिल किया था, उसी वजह से इस बार भी राफेल एयरक्राफ्टों को ही पहला पसंद देखा जा रहा है। पर अगर पिछले एयरक्राफ्टों के टेंडर को देखा जाए तो वहाँ पे राफेल एयरक्राफ्टों के अलावा केवल मात्र यूरोफाइटर टाइफून ही दूसरा ऐसा एयरक्राफ्ट था जो इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को संपूर्ण रूप से फुलफिल कर सका था। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को भी यूरोफाइटर टाइफून के द्वारा एक कड़ा टक्कर दिया गया था और आखिरकार यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को प्राइस नेगोशिएशन के कारण ही हारना पड़ा। मतलब दोस्तों इस बार के टेंडर में भी अगर डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को कोई एक एयरक्राफ्ट कड़ा टक्कर देगा तो वो है यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट। और दोस्तों कम कीमत होने के कारण ही यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट हारा था। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर इस बार यूरोपियन कंसोर्शियम के तरफ से एयरक्राफ्टों की कीमत में फेरबदल किया जाता है तो डसॉल्ट एविएशन के लिए चुनौती कई गुना बढ़ जाएगा। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के प्राइस को कम करने का संकेत तो ऑलरेडी यूरोपियन कंसोर्शियम की तरफ से दे दिया गया है। इस बारे में जानकारी रखने वाले अधिकारियों की तरफ से मीडिया में बताया गया है कि यूरोपियन कंसोर्शियम के द्वारा भारत के सामने ऑलरेडी एयरक्राफ्टों के प्राइस को 30% तक कम करने का बात कहा गया है, जो कि बढ़ के 35% तक हो सकता है। अब इससे एयरक्राफ्टों का कीमत खाली नहीं कमेगा बल्कि ये राफेल एयरक्राफ्टों के कीमत से भी कम हो जाएगा और डसॉल्ट एविएशन को भी राफेल एयरक्राफ्टों के कीमत को कम करने के लिए मजबूर करेगा। जबकि दूसरी तरफ ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि इसके पीछे प्रमुख कारण असल में एयरक्राफ्टों के भविष्य में और ऑर्डर न मिलने के संभावना को लेके है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन कंसोर्शियम के इन एयरक्राफ्टों को जिन देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है उनके द्वारा और अतिरिक्त ऑर्डर देने का संभावनाएं नहीं है। ऊपर से इन देशों के द्वारा ट्रेंच 1 के एयरक्राफ्टों को मतलब पहले वर्जन के एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जा रहा है, जो कि साल 2040 तक संपूर्ण रूप से फेज आउट हो जाएगा। मतलब इंडियन एयरफोर्स के टेंडर को सिक्योर करना यूरोपियन कंसोर्शियम के लिए फिलहाल एक जीवन मरण का कहानी बना हुआ है। अब दोस्तों यूरोपियन कंसोर्शियम की तरफ से भारत के सामने ट्रेंच 4 एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा गया है और इन एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो यूरोप में जितना ऑर्डर फिलहाल है उसके मुताबिक साल 2030 तक इसके प्रोडक्शन लाइन यूरोप में कंटिन्यू रहेगा। हालांकि अगर भारत के टेंडर को
देखा जाए तो भारत की तरफ से प्रोडक्शन लाइन के स्थानांतरण का भी बात कहा गया है ताकि इन एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण किया जा सके। ऐसे में यूरोपियन कंसोर्शियम के सामने प्रोडक्शन लाइन के स्थानांतरण में भी कोई मुश्किल शायद नहीं आएगा। अब दोस्तों अगर यूरोप से इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन फैसिलिटी को भारत में स्थानांतरित कर दिया जाता है और ये प्रोडक्शन फैसिलिटी और 10 से 15 साल तक भारत में कंटिन्यू रहता है तो ये यूरोप के लिए भी बेहतरीन होगा, क्योंकि दोस्तों यूरोप के अंदर भी इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऐसे में काफी कम संख्या के एयरक्राफ्टों के लिए अगर यूरोप को एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स के लिए मेंटेनेंस फैसिलिटीज को बरकरार रखना पड़ता तो कंपनी को इससे नुकसान होता। ऊपर से दोस्तों अगर ये एयरक्राफ्ट भारत में प्रोड्यूस होता है तो भारतीय कंपनी के द्वारा इसके स्पेयर पार्ट्स के भी काम को अंजाम दिया जाएगा और यही से ही यूरोप के एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स सप्लाई हो सकेगा। मतलब दोस्तों इससे यूरोप को भी आसानी होगा और यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को भी और लंबे समय तक मेंटेन रखा जा सकेगा। अब दोस्तों भारत असल में 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिन ऑफरों को भारत के सामने रखा गया उनमें से कई सारे देश संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार तो है, लेकिन डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से अब तक ऐसे संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके कोई क्लियर व्यू नहीं रखा गया। हालांकि कई बार डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से ये बताया गया है कि 100 से अधिक एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के साथ कंपनी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत काम कर सकता है, पर यूरोपियन कंसोर्शियम के लिए ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और भारत में मेक इन इंडिया अब उनका ही जरूरत बन गया है। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डैसॉल्ट एविएशन के लिए भी भारत का ये जो टेंडर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले बार के टेंडर में जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 36 एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया था तो उसके बाद ही डैसॉल्ट एविएशन को राफेल एयरक्राफ्टों को लेके इतने सारे ऑर्डर मिला था। उससे पहले डैसॉल्ट एविएशन को एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को लेके इक्का दुक्का ही ऑर्डर मिला था जो कि उतना बड़ा नहीं था। हालांकि भारत की तरफ से करीबन 126 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाना था, लेकिन कई सारे कारणों की वजह से केवल मात्र 36 एयरक्राफ्टों को ऑफ द शेल्फ परचेस करके इस टेंडर को रद्द किया गया और नए टेंडर के अंतर्गत मतलब MRFA टेंडर के अंतर्गत 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके बातों को रखा गया। पर दोस्तों बीते कुछ सालों में डैसॉल्ट एविएशन के पास जितना ऑर्डर आया है इससे माना जा रहा है कि फ्रांस इन एयरक्राफ्टों को और भी 2 दशक तक प्रोड्यूस करेगा और फ्रांस के तरफ से इन एयरक्राफ्टों के F5 वेरिएंटों को भी बनाने का बात कहा जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि इसके प्रोडक्शन फैसिलिटी के साथ साथ इसके मेंटेनेंस फैसिलिटी भी लंबे समय तक चलेगा। मतलब अगर दोस्तों भारत को अगर फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं भी करता है और भारत के टेंडर अगर फ्रांस जीतता भी नहीं है तो भी शायद फ्रांस को उतना बड़ा नुकसान ना हो, पर यूरोपियन कंसोर्शियम के लिए भारत का डील एक तरीके से इन एयरक्राफ्टों को जीवित रखने का एक आखिरी मौका है, जिस कारण माना जा रहा है कि यूरोपियन कंसोर्शियम टेंडर में और आसानी कर सकता है और प्राइस को कम कर सकता है, जो कि टेंडर में यूरोपियन कंसोर्शियम का एकमात्र कमजोरी है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर प्राइस को कम किया जाता है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर करने का बात कहा जा रहा है वो अगर सही होता है तो यूरोपियन कंसोर्शियम को टेंडर में एक बहुत बड़ा बढ़ोतरी मिलेगा और दोस्तों इस बढ़ोतरी को कम कर पाना राफेल एयरक्राफ्टों के लिए इतना आसान नहीं होगा। हालांकि दोस्तों इस बार यूरोपियन कंसोर्शियम के सामने 2 नया एयरक्राफ्ट भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों एयरक्राफ्टों के द्वारा ज्यादा कुछ चुनौती यूरोफाइटर टाइफून के लिए पैदा करना संभव हो पाएगा। बेसिकली दोस्तों ये जो 2 एयरक्राफ्ट है इनमें से एक है सुखोई 35 जो कि रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट होने के कारण फिलहाल यूक्रेन रशिया के लड़ाई के वजह से थोड़ा कमजोर हो चुका है, तो वहीं पे दूसरी तरफ F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो ये दशकों पुराना डिजाइन है और अमेरिका ही बड़े मात्रा में ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने के बात करके खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो शायद भारत भी इन एयरक्राफ्टों के तहत आगे ना बढ़े। बाकी रहा ग्राइपिन, MiG-35, F-21 और FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट, तो इन एयरक्राफ्टों को तो पहले ही यूरोफाइटर टाइफून पछाड़ चुका है। हालांकि दोस्तों इन कुछ सालों के अंदर MiG-35 एयरक्राफ्टों में रशिया ने काफी बदलाव किया है, लेकिन रशिया और यूक्रेन का ये लड़ाई MiG-35 एयरक्राफ्टों के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। पर यहाँ पे यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को एक बात से प्रॉब्लम हो सकता है और वो है 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टेंडर में शायद भारत के सामने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का भी ऑफर रखा जा रहा है और दोस्तों अगर ये रिपोर्ट सही होता है तो यही अब राफेल और यूरोफाइटर टाइफून के लिए सबसे बड़ा परेशानी हो सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट और डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों में से भारत के लिए कौन सा एयरक्राफ्ट सबसे बेहतर होगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।